Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are doing well, preparing well for the examination. एक और नए सेशन के साथ हम लोग मिले हैं। यहाँ पर हम लोग देखें 2023 में जो टेस्ट हुआ था उसका हम लोग लैंग्वेज टू इंग्लिश को आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे 30 क्वेश्चंस, कंटेंट और मेथडोलॉजी दोनों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलें शुरू करते हैं जी। फिर तो हम शुरू करेंगे हमारा इंग्लिश वाला जो पार्ट हो जाएगा। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 1, जहाँ हम लोग पार्ट 3 जो कि हमारी इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज हम लोग यहाँ चूज़ किएंगे, क्योंकि हम उर्दू मीडियम के हैं, इसलिए हमको ऑटोमेटिकली फ़र्स्ट लैंग्वेज जो हो जाएगी उर्दू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पैसेज किस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जहन में ये बात याद रखिए, कभी भी हम जब पैसेज को सॉल्व करेंगे तो पहले जो होगा आपको क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है भाई। पहले आपको एक बार ओवरऑल जो हमारा आइडिया हो जाएगा पैसेज का या फिर जो इसकी समरी हो जाएगी उसको देख लेना, यानी कि हम इसका गेस्ट ले लेंगे। गेस्ट यानी कि पैसेज जो है हमारा किस बारे में है उसको पहले हम लोग देख लेंगे। मतलब हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि जो हमारा पैसेज है वो किस बारे में बात कर रहा है, वो किससे रिलेटेड है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैसेज को एक मरतबा थ्रोली पढ़ लेंगे। ओके, तो देखिए, इट वॉज लेट इन द इवनिंग, मेजर लाल, his wife and the guests were sitting around the big dining table having dinner. It was raining heavily outside, but the people inside the room were comfortable. They were discussing how women might behave in an emergency. Captain Call instated that women are nervous and that a mouse makes them jump onto a chair and scream. The women, however, claimed that they were as brave as men and would remain calm in an emergency, but The men stuck to their story. क्या पता चल रहा है आपको इससे? कुछ नहीं है, हमारे मेजर लाल हैं, उनके फैमिली, उनकी वाइफ है और उनके अलावा उनके कुछ गेस्ट है, वो एक जगह डाइनिंग टेबल पर बैठ के डिनर कर रहे हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। बाहर जो है भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर के जो पीपल थे वो कंफर्टेबल बैठे हुए थे, उनको लेना देना कुछ नहीं था बारिश से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा था, तो हाउ वुमेन माइट बिहेव इन एन इमरजेंसी। वहाँ पे इस बात पर ये टॉपिक चल रहा था कि हमारी जो औरतें हो जाएंगी वो इमरजेंसी में किस तरह से बिहेव करनी चाहिए, उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। क्योंकि जो कैप्टन कॉल है ना हमारे, उनका ये मानना है कि एक जो हमारी वुमेन्स हो जाएंगी ना वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है। ठीक है ना, वुमेन्स है, उनका ये कहना है कि जो वुमेन्स हो जाएंगी वो नर्वस होती है बहुत ज़्यादा। इवन एक छोटा सा चूहा भी जो है उनको जंप करा सकता है, ये हमारे डॉक्टर कॉल का मानना है। और वो चूहे को देखकर भी क्या है, स्क्रीम कर सकती है। इस तरह जो है इतनी नर्वस होती है हमारी औरतें, ये उनका मानना है। लेकिन वहाँ पर बैठी औरतें क्या कह रही है भाई कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, हम भी एज ब्रेव एज मैन, हम भी मर्दों की तरह ब्रेव हैं भाई, बहादुर हैं। हमको भी इमरजेंसी में काम और पुरसुकून रहना आता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग स्क्रीम करें, चिल्लाएं, पुकारें, हड़बड़ी करें। हम लोगों को भी आता है भाई इमरजेंसी में काम रहना। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे मेंस है वो स्टक टू द स्टोरी, यानी कि वो उन्हीं की स्टोरी पे रह गई भाई कि जो हमारी औरतें हो जाएंगी वो किस बेस पे भाई, कि इमरजेंसी में उनको सही से रिएक्ट करना नहीं आता, यानी कि वो बहादुर नहीं है, वो नर्वस है। ये मेन जो है भाई, मैन विल बी मैन, यानी कि वो अपनी ही बात को सही करार देंगे। यहाँ तक आपको पैसे समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले आप लोगों को ये ज़रूरी है कि आप लोग पैसेज में कह क्या रहा है, ओवरऑल इसका गेस्ट लेना ज़रूरी है आप लोगों को। यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, पैसे से रिलेटेड हमको 5 सवाल आएंगे। तो पहला सवाल क्या बता रहा है भाई, बट द मेन स्टक ऑन टू द स्टोरी, दिस कैन बी अंडरस्टूड एज। अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस था कि जो हमारे आदमियाँ हो जाएंगे वो अपनी ही स्टोरी पे स्टक रहेंगे, इसका क्या मतलब है भाई? द मेन आर प्लीजिंग, द मेन आर इंक्लूसिव, द मेन आर रिजनेबल, या फिर द मेन आर रिजल्यूट। बोलिए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, हम जब पढ़े थे हमको ये आइडिया मिल गया था कि भाई औरतें कितना भी ख़ुद को बहादुर कर लें, लेकिन मर्द क्या समझेंगे, उनकी ही बात को सही करार देंगे। मर्द यहाँ पे किस बात की पर अड़े हुए हैं कि जो औरतें हो जाएंगी वो आदमियों की तरह बहादुर नहीं हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लीजिंग तो थे नहीं भाई कि मैन यहाँ पे औरतों से मतलब प्लीजिंग तो औरतों से थे नहीं है। ठीक है ना, ये खुश तो थे नहीं। इंक्लूसिव यानी कि सबके साथ यहाँ पे मसावी वो लोग बिहेव कर रहे थे, क्या मतलब औरतों और आदमियों को सेम समझ। इंक्लूजन का मतलब है तमाम को सेम राइट्स देना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, रीज़नेबल है भाई, क्या यहाँ पे मेन रीज़नेबल है क्या? औरतों को नर्वस कहना, औरतों को जो है भाई क्या कहेंगे, बहादुर नहीं कहना है,
इसके पीछे कोई रीज़न बनता है भाई? नहीं बनता है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है। लेकिन हमारा ऑप्शन 4 क्या बोलता है? द मेन आर रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब आता है जिद पे रहना, अपने ही बात पे अड़े रहना। रेजोल्यूट का मतलब वो आता है। तो हमको इसका मतलब ये निकलता है कि बट द मेन स्टक टू द स्टोरी, यानी कि जो हमारे मेन हो जाएंगे वो रिजोल्यूट है, विच मीन्स के वो अपनी ही बात पर अड़े रहने वालों में से है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। चलें देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कैप्टन कॉल्स ओपिनियन ऑन वुमेन दैट। जो कैप्टन कॉल है हमारे वुमेन्स को लेके, उनका ओपिनियन क्या था? अभी देखिए हम लोग, उनका कहना ये था कि जो वो औरतें हो जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी भाई? कंजर्वेटिव हो जाएंगी, नर्वस हो जाएंगी, अग्रेसिव हो जाएंगी, ब्रेव तो उन्होंने कहा नहीं, ठीक है ना। उन्होंने किसका इस्तेमाल किया हमारे पैसेज में? तो उन्होंने इस्तेमाल किया नर्वस का। किस चीज़ का इस्तेमाल किया उन्होंने? देखिए यहाँ पर कैप्टन कॉल का कहना है कि इंस्टेड दैट वुमेन आर नर्वस। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम एग्जैक्टली हमारे पास ऑप्शन में लाइन है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा दे आर नर्वस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वुमेन आर्ग्यू दैट दे डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब अकॉर्डिंग टू पैसेज, यहाँ पे इनकी डिस्कशन होने के बाद औरतें किस बात पर आर्ग्यू करी भाई? कि वो आदमियों की तरह भी ब्रेव है, वो इमरजेंसी में काम रह सकती हैं, या वो आदमियों की तरह कंफर्टेबल रह सकती हैं, या फिर वो आदमियों की तरह नर्वस रह सकती हैं। तो भाई ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर औरतें किस बात पर क्या आर्ग्यू कर रही थी कि नहीं भाई वो भी हमारे मेंस की तरह ब्रेव रह सकती हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और वो भी इमरजेंसी में काम रह सकती हैं, ऑलरेडी ये पैसेज में दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है भाई जहाँ पर ए और बी करेक्ट हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 ही है हमारा। ओनली ए एंड बी बोथ आर यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हमको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बताना नहीं है वहाँ पर, हमको सिर्फ हमारा पैसेज क्या बोलता है बस वो रखना है। पैसेज में किस बारे में बात की जा रही है, पैसेज में क्या हमको व्यूज़ मिल रहे हैं, बस पैसेज के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। हमारा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे मैटर नहीं करता है, हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, हमको सिर्फ हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 64। बट द मेन स्टक टू द स्टोरी टॉक अबाउट इन द पैसेज। जो हमारे मेन हैं या जो हमारे आदमी हैं वो अपनी ही स्टोरी पर स्टक रह गए, यानी कि अड़े हुए रह गए। उनकी कौन सी स्टोरी है वहाँ पर ये पूछा जा रहा है। दैट वुमेन्स आर ब्रेव, वुमेन ब्रेव हो जाएंगे, ये हमारे मेंस की फिलॉसफी या मेंस की स्टोरी है। वुमेन ऑल आर इक्वल, ये हम उनकी स्टोरी है। यहाँ पर हमारे जो पैसेज में बताया गया है कि उसमें ये बता रहे हैं कि मेन क्या सभी इक्वल हैं। द मेजर लाल्स वाइफ वॉज ब्रेव, या फिर ये बता रहे हैं कि सिर्फ मेजर लाल की जो वाइफ है वो ब्रेव है, या फिर दैट वुमेन्स आर नॉट ब्रेव, या फिर ये बता रहे हैं पैसेज में मेंस की स्टोरी में कि जितने भी वुमेन्स हो जाएंगे वो ब्रेव नहीं होंगी। तो ऑब्वियसली बात है मेन कौन सी बात पर अड़े हुए हैं? इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जो हमारी औरतें हो जाएंगी भाई वो ब्रेव नहीं है मर्दों की तरह। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको? आपको सबसे पहले एक निचोड़ ले लेना है हमारे पैसेज का, उसके बाद आप किधर से भी आपको घुमा के पूछ लिया, आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया कि क्या डिस्कशन चल रहा है, कौन से वहाँ पे पर्सपेक्टिव पर बात हो रही है। आपको आसानी से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले सकते पैसेज में। ओके, लास्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा यहाँ पे। द पीपल इनसाइड द रूम वर कंफर्टेबल, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते, एक एंटोनिम से पूछ लेता यानी कि एंटोनिम यानी कि अपोजिट, एक सिनोनिम से पूछ लेता यानी कि सेम मीनिंग वाले। तो यहाँ पर देखिए एक हमको पैसेज में से ही कोई वर्ड उठा लेता और वो वर्ड के आपको या तो अपोजिट बताना होगा या तो आपको उसका एग्जैक्टली सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना होगा। याद रखिए एंटोनिम यानी कि अपोजिट होता है और सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग होता है। तो कभी कभार एंटोनिम और सिनोनिम भी देता तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंटोनिम नथिंग बट अपोजिट वर्ड। ओके, तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड हमको बताना है कंफर्टेबल का। ओके, तो देखिए रेज्ड है, कोजी है, ओवरजॉयड है या फिर रिलैक्स्ड है। देखिए अपोजिट पूछ रहा है, हम जब कंफर्टेबल होते हैं तो हम रिलैक्स्ड होते हैं। ओके, कंफर्टेबल होते हैं हम लोग, रिलैक्स्ड होते हैं। जब हम कंफर्टेबल होते हैं तब हम ओवरजॉयड होते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि कंफर्टेबल की मीनिंग ही दे रहे हैं हमको कंफर्टेबल की मीनिंग नहीं होना है, हमको कंफर्टेबल के अपोजिट मीनिंग होना है। तो बच गया कोजी एंड रेज्ड। तो कोजी का मतलब भी कंफर्टेबल के आते हैं। ओके, आपको अगर पता होगा तो कोजी का मतलब भी कंफर्टेबल के ही आते हैं। तो कोजी, ओवरजॉयड और जो रिलैक्स्ड वर्ड है ये तीनों हमारे
कंफर्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि एग्जैक्टली करीब सेम मीनिंग रखेंगे हमारे कंफर्टेबल के। लेकिन हमको क्वेश्चन में अपोजिट पूछ रहा है तो रेज्ड अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। रेज्ड के क्या मीनिंग आते हैं भाई, तो अनकंफर्टेबल, अनलकी के आते हैं, ठीक है ना, या फिर क्या कहेंगे हम लोग पुअर हेल्थ के आते हैं, या फिर हम लोग उर्दू में कह सकते हैं नाखिस के आते हैं, बेसाख्ता। एंड एक और वर्ड भी है जो हम लोग रेज्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है बदबख्त। तो इस तरह के मीनिंग जो आते हैं रेज्ड के लिए आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एंटोनिम जो है यहाँ पे रेज्ड निकल कर आता है हमारे कंफर्टेबल का। यहाँ तक क्लियर है। तो जो एंटोनिम सिनोनिम आएंगे, आप लोग 2 रकात नमाज़ पढ़ के जाइए कि एंटोनिम सिनोनिम ऐसा वर्ड पूछ ले जो आप जिसके बारे में सुन के हों, या जिसके बारे में पढ़ के हों, या जिसको यूज़ करके हो आपके डेली लाइफ में, तो आपको आसानी होगी। जो एंटोनिम एंड सिनोनिम होते हैं ना, ऐसे वर्ड पूछ लेता वो बहुत ज़्यादा टफ वोकैबुलरी पूछ लेता, तो कभी कभार हम बिल्कुल वो वर्ड सुन के भी नहीं रहते, हम कहीं क्या कहेंगे यूज़ करके भी नहीं रहते, कहीं पढ़ के भी नहीं रहते, तो वहाँ पर हमको गेस करके आना पड़ेगा क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है वहाँ पर। लेकिन अगर कुछ ऐसा वर्ड है जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे डेली लाइफ में, यहाँ पर आप लोग कहीं पर सुने होंगे, अगर वैसा वर्ड आ गया तो हम इसको आंसर के करीब आ सकते हैं। लाइक कंफर्टेबल वर्ड हम सुन के हैं तो कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में आइडिया है भाई कि इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसकी मीनिंग क्या निकल के आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा पैसेज सॉल्व करने का मेथड था। मेरा तो यही मेथड है भाई, पहले मैं ऐसे ही सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले मैं पैसेज को पढ़ लेती हूँ, उसका एक गिस्ट निकाल लेती हूँ कि क्वेश्चन हमारे पैसेज में क्या बोला जा रहा है, देन उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर हम लोग पैसेज तो हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे हमारे ग्रामर से रिलेटेड। तो देखिए हमारा पहला ग्रामर का यहाँ पर क्वेश्चन है 66(1). आइडेंटिफाई द इम्पेरेटिव सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग। हमको इनमें से इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हो जाएगा उसकी आइडेंटिफाई करनी है। जब भी आप लोग इम्पेरेटिव वर्ड सुनेंगे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर। इस तरह के अगर सेंटेंस में इनमें से किसी चीज़ का इस्तेमाल, मतलब आपको वो सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि ये सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, यहाँ पर हमको क्या कहेंगे ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है ना, या फिर सजेशन दिया जा रहा है, या फिर कमांड दिया जा रहा है, वैसे सेंटेंस जो हो जाएंगे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सेंटेंस पढ़ लेंगे। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है भाई, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। यहाँ पर ऑलरेडी इंटरजेक्शन का जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिया गया है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आ जाएगा, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हु आर यू, हु आर यू यहाँ पे क्वेश्चन टैग दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा क्या कहेंगे उसको हम लोग, तो देखिए ये जो हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेट कर रहे हैं हम लोग। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, बच गए हमारे 2 ऑप्शंस। तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर प्लीज़ दिया गया है, प्लीज़ नथिंग बट। हम प्लीज़ कब कहेंगे, जब हम किसी को दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम लोग प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर हम लोग बेसिकली देखेंगे तो 4 टाइप ऑफ क्या कहेंगे हम लोग सेंटेंस होते हैं। ओके, कौन कौन से चले देखते हैं। देखें पहला जो हो जाएगा उसको हम लोग असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कुछ नहीं है भाई, इसके अंदर कोई भी चीज़ हम फैक्ट किसी को बयान कर रहे हैं भाई, कोई फैक्ट बता रहे, ठीक है ना, या फिर हमारा थॉट बता रहे, हमारा ओपिनियन दे रहे, तब हम लोग कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस का। याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल डेविड लव्स ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स। डेविड जो है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना पसंद है। ये जस्ट एक बयान है भाई, ठीक है ना, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट भी ऐड कर लीजिए आप लोग, स्टेटमेंट भी आना चाहिए। फैक्ट, स्टेटमेंट, थॉट्स, ओपिनियंस, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, ये तमाम जो हो जाएंगे हमारे असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? और ये हमारे फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, ये भी एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो टाइप हो जाएगा हमारा, उसको कहेंगे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसी से हमारा क्वेश्चन बन के है। इम्पेरेटिव में क्या करेंगे हम लोग, इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर, ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कमांड करेंगे या फिर सजेशन देंगे। अगर किसी सेंटेंस में इस तरह के हम लोगों के ज़रिए एक्सप्रेशन किए जा रहे हैं तब उसको हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गो टू द ग्रोसरी शॉप, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप ग्रोसरी शॉप जाओ। लाइक और कैसे कह सकते हैं हम लोग,
अभी हम लोग देखें कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे प्लीज़ का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि रिक्वेस्ट है। इसके अलावा हम क्या कहेंगे, और क्या कर सकते हैं हम लोग, कमांड दे सकते, स्टैंड अप, टीचर दे बच्चों को ऑर्डर देती है, देखिए कमांड देती है, स्टैंड अप, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं हम लोग। तो इस तरह के जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। चलें हम लोग देखेंगे तीसरा जो टाइप हो जाएगा हमारा, उसको कहेंगे हम लोग इंटेरोगेटिव। आप लोगों ने इंटेरोगेशन का नाम तो सुना ही होगा ना भाई, CID वगैरह आप लोग देखे होंगे, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंटेरोगेट किया जाता है, यानी कि सवालात किया जाते हैं, पूछताछ की जाती है। देखिए इंटेरोगेशन नथिंग बट सवाल करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इसको पहचानना बहुत ही आसान है भाई, क्योंकि ये एक छाप छोड़ जाता है क्वेश्चन मार्क के ज़रिए। जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो इसको आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। व्हेन डिड ही विल कम टू माई हाउस, वो मेरे घर कब आएगा, ये क्वेश्चन मार्क्स से हम इसको आसानी से क्या है अलग कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं इसकी। एक और है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, याद रखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कब इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जब हमको सडन इमोशंस या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है वो उसको एक्सप्रेस करना हो, अनएक्सपेक्टेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशंस। लाइक आपकी टीम मैच जीत गई, लाइक RCB अगर मैच जीताती तो लोगों का जो रिएक्शन रहता है भाई वो हुर्रे रहता, बिकॉज RCB जीत जाना बहुत लोग चाह रहे थे लेकिन वो जीती नहीं, तो वहाँ पर अल्लास आ जाएगा, यानी कि अफसोस का इजहार कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग सडन इमोशंस, यानी कि सडन हमारे ज़ुबान से कुछ अल्फाज निकल जाते हैं, अगर हम लोग सडन कोई इमोशन को फील करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग खुशी के मौके पर भी निकालते हैं हुर्रे, ये जो वर्ड्स हो जाएंगे ये खुशी के मौके पे आएंगे। इसके अलावा हम लोग गम के मौके पर भी अलास वगैरह गम के इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ देख ली है हम लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो उसको हम लोग कहेंगे वाओ ब्यूटीफुल। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे, और ये इसको पहचाना भी बहुत आसान है। इसमें लास्ट में जो है भाई एक्सक्लेमेटरी मार्क इसके साथ लग के आता है। जैसा हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लग कर आया था ना, एग्जैक्टली हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमको एक्सक्लेमेशन मार्क लग कर आएगा, तो इसको भी पहचाना बहुत आसान है। तो ये 4 टाइप के जो हमारे सेंटेंस हो जाएंगे, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो इसको एक मरतबा अच्छे से आप लोग देख लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 67। द मैनेजर आस्क्ड द मेंबर टू पुट देयर व्यूज डैश, चूज द सूटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब एक मैनेजर है भाई, उन्होंने क्या कहा, अपने मेंबर से कहा कि आपके जो व्यूज़ हैं वो रखें, कहाँ रखें भाई, अक्रॉस द टेबल, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, ओवर द टेबल या फिर ऑन द टेबल। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, ओके। यहाँ पर ख़यालात का तबादला हो रहा है। ख़यालात का जो तबादला है वो कैसा होगा भाई, तो वो कैसा होगा, टेबल के सामने नहीं होगा, टेबल के ऊपर भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये होगा हमारे अक्रॉस द टेबल। अक्रॉस द टेबल यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे जो है भाई लोग बैठे हुए हैं, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनका डिस्कशन चल रहा है। तो ये जो उन्होंने अपने व्यूज़ जो पास करेंगे वो सामने वाले को पास नहीं करेंगे भाई, वो अक्रॉस द टेबल तमाम लोगों को पास करेंगे जो यहाँ पर डिस्कशन में मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इन फ्रंट यानी कि टेबल के सामने वो लोग नहीं करेंगे, टेबल के ऊपर वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। और टेबल के ऊपर, ओवर का मतलब ही हुआ था, मतलब टेबल के ऊपर की बात की जा रही है, यहाँ भी टेबल के ऊपर की बात की जा रही है। ऑन द टेबल नहीं आएगा, ओवर द टेबल नहीं आएगा, इन फ्रंट ऑफ द टेबल यानी कि टेबल के सामने भी नहीं आएगा। यहाँ पे ख़यालात का तबादला हो रहा है, तो ख़यालात का तबादला अक्रॉस द टेबल होगा, यानी कि टेबल के जितने भी कॉर्नर्स हो जाएंगे, जितने भी एंड्स हो जाएंगे, उसके अतराफ में जो है यहाँ पर तबादला होगा। तो यहाँ पर अगर हम सूटेबल देखेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पे अक्रॉस द टेबल आना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, रीड द सेंटेंस A and B एंड चूज़ द राइट ऑप्शन। हमको A and B दोनों को पढ़ना है और करेक्ट कौन सा हो जाएगा वो चूज़ करना है। ए है हमारा ही इज़ एन हेयर टू द क्राउन, ही इज़ एन। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसको हम लोग हेयर पढ़ते हैं या फिर एयर पढ़ते हैं। तो देखिए ये आपके ऊपर है भाई, अगर आप इसको सही पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे सही करेंगे आंसर, यहाँ इसको गलत पढ़ लिया आप तो इसको गलत करेंगे, ठीक है ना। एक और हमारा बी है, इन फैक्ट ही इज़ ओनली हेयर या फिर एयर टू दी क्राउन। बोलिए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, पहले
ये जो कोई भी एक क्राउन है, यानी कि कोई भी एक बादशाह है, बादशाह की जो सीट है, उसके लिए ये एक जो हो जाएगा वारिस हो जाएगा, ठीक है। या हियर आप या फिर ईयर पढ़ो इसको, ये हो जाएगा वारिस। समझ में आ गया? यानी कि ये जो है एक वारिस है, और इनफैक्ट ही इज़ द ओनली हियर या फिर एयर टू दी क्राउन, यानी कि ये सिर्फ ओनली वारिस है, एक अकेला वारिस है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे। क्यों? तो देखिए यहाँ पर एन लगकर है हेयर के साथ, तो इसको हम लोग हेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग एयर पढ़ेंगे। यानी कि जो यहाँ पे एच है ये साइलेंट होगा, जिसकी वजह से हमको एन लगाना होगा। क्योंकि हमको पता ही है जहाँ पे वॉवेल साउंड आता है वहाँ पर हम लोग एन लगाते हैं। तो यहाँ पर एन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये वर्ड पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सेकेंड सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि उन्हें ओनली एयर है, विच मीन्स कि एक ओनली वारिस है वो लोग। तो यहाँ पे दा लग कर आना ज़रूरी है, क्योंकि दा हम कब लगाते हैं? जब किसी चीज़ को हम लोग स्पेसिफिक करते हैं तो उसको हम लोग दा लगाते हैं। तो ओनली के साथ हम लोग दा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक कर रहे हैं कि वो सिर्फ अकेला यहाँ पे वारिस हो जाएगा, तो इसको हम लोग स्पेसिफिक बनाने के लिए दा लगा रहे हैं। तो दो भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे दो भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर आप लोग इसको हेयर पढ़ेंगे, यानी कि एच को भी साथ में पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको गलत करके आएंगे। आपको लगेगा कि यहाँ पर ए आना चाहिए, ए हेयर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो होगा यहाँ पे साइलेंट होगा, उसकी वजह से इसको एन लग कर आया, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारे जो हेयर है इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए यहाँ पे द ओनली लग के आ गया है। ये भी यहाँ पर करेक्ट है, जो बोथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर वॉवेल्स का पता होना चाहिए, और स्पेशली वर्ड्स की आपको प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए, जिसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, उसको एन आएगा या फिर ए आएगा, या फिर आर्टिकल का यूसेज। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हमको आर्टिकल से पूछा गया है। आर्टिकल के यूसेज से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में ज़रूर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आर्टिकल। चलें आगे बढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये रहा। द ओल्ड मैन हैज़ बिन लिविंग इन द हट डैश 2010, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। एक बूढ़ा आदमी जो है ये हट यानी कि ये झोपड़ी में 2010 से रह रहा है। तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें क्या आएगा? क्या वहाँ पर विथ आएगा, क्या वहाँ पर फ्रॉम आएगा, क्या वहाँ पर बाय आएगा, या फिर वहाँ पर सिंस आएगा? तो ये क्वेश्चन हमारा प्रीपोजिशन से पूछा जा रहा है, प्रीपोजिशन से पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है, और हमेशा जो है ऐसे क्वेश्चन जो टाइम से रिलेटेड हो जाएंगे, वहाँ पर कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट होता है कि वहाँ पे फॉर आना चाहिए, वहाँ पर सिंस आना चाहिए। ये हमेशा से ये कन्फ्यूजन बना रहता है। बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिंस। यहाँ पे सिंस क्यों आना चाहिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। एक बात याद रख लीजिए, ये दो जो भी हो जाएंगे हमारे, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, विथ आएगा नहीं, फ्रॉम आएगा नहीं, हमको ये दोनों से ही पूछा है, सिंस या फिर बाय। तो देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, सिंस का इस्तेमाल हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। यानी कि कोई एक काम है भाई, वो कौन से पॉइंट से शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, वो पॉइंट यहाँ पर सिंस में देखा जाता है, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम। और जो हमारा फॉर हो जाएगा ना, उसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखा जाता है, यानी कि वो कितने घंटे से या फिर कितने टाइम से वो काम चल रहा है, यानी कि अब तक जारी है। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखा जाता है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम देखा जाता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। यहाँ पर दो सेंटेंस देखिए, हमारे फॉर का इस्तेमाल किस तरह होता है और हमारे सिंस का इस्तेमाल कब होता है। तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं? स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम। कोई एक चीज़ है भाई, वो स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू हुई है, लाइक 9 बजे से शुरू हुआ है वो काम, अब तक चल रहा है। 10 बजे से शुरू हुआ है वो काम, अब तक चल रहा है। 11 बजे से शुरू हुए वो काम, अभी तक चल रहा है। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, वो शुरू कहाँ से हुआ भाई, उसकी स्टार्ट कहाँ से हुई, हम वो यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? स्टार्ट कहाँ से हुआ भाई, कोई एक काम जो है वो शुरू कहाँ से हुआ है? 9 बजे से हुआ है, कल से हुआ है, आज से हुआ है, सुबह से हुआ है, 10 बजे से हुआ है, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई काम की, हम सिंस में वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस 9 AM। मैं जो है पढ़ाई कर रही हूँ 9 बजे से। कब से पढ़ाई कर रही हूँ मैं? 9 बजे से पढ़ाई कर रही हूँ। यानी कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई पढ़ाई की, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है मेरा शुरुआत, वो है हमारा 9 बजे। इसके अलावा शी हैज़ बिन अ टीचर सिंस 2015। सॉरी, मैं उर्दू और इंग्लिश को यहाँ मिक्स कर रही हूँ। ही हैज़ बिन अ टीचर सिंस 2005। ओके, तो वो उन्हें जो टीचर है 2015 से है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कब से है उन्हें टीचर, तो 2015 से है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे। टीचर कब से है, वो 2015 से वो टीचर है, यानी कि अब तक है वो टीचर। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे
अली हैज़ लिव्ड इन लंदन सिंस अप्रैल। जो अली है वो लंदन में रह रहा है सिंस अप्रैल, अप्रैल से वो लंदन में रह रहा है। कब से रह रहा है? अप्रैल से रह रहा है। तो कब वाला जो वर्ड आएगा इसको हम लोग सिंस में डालेंगे, ठीक है ना। एक और होता है हमारा फॉर। अब ये फॉर कहाँ इस्तेमाल होगा भाई? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई काम कर रही भाई, फिक्स्ड पीरियड, यहाँ पे फिक्स्ड पीरियड बताया जाता है। क्या बताया जाता? फिक्स्ड पीरियड बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ भाई। कितने घंटे से? कितने वक्त से? 3 घंटे से। ये जो कितने आ रहा है यहाँ पर, ये फॉर के लिए आता है। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मैं कब से पढ़ाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैं 3 घंटे से यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। मैं स्पेसिफिक यहाँ पे ड्यूरेशन बता रही, कितना? 3 घंटे से मैं पढ़ाई कर रही हूँ भाई। ये मैं स्पेसिफिक ड्यूरेशन बता रही ऑफ टाइम। अगर मैं कहती कि मैं 9 बजे से पढ़ाई कर रही हूँ तो वहाँ पे मैं स्पेसिफिक टाइम बताऊँगी, स्पेसिफिक पॉइंट बताऊँगी। क्लियर है यहाँ तक? एक और ऑप्शन देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। शी हैव बीन इन द ऑफिस फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से ऑफिस में है। अब ये जो 2 घंटे है ये ड्यूरेशन बता रहा है, फिक्स्ड ड्यूरेशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो 2 घंटे से ऑफिस में है, वो 2 घंटे से काम कर रही है, वो 2 घंटे से लापता है, वो 2 दिन से यहाँ है। जो ये फिक्स्ड ड्यूरेशन है वो फॉर के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है? स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग, फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, आप देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि एक बूढ़ा आदमी 2010 से रह रहा है। कब से रह रहा है? 2010 से रह रहा है। तो जो कब से वर्ड आ रहा है यानी कि ये सिंस के लिए आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछता, द ओल्ड मैन हैज़ बीन लिविंग इन द हट फॉर, हैज़ बीन नहीं आना चाहिए, मतलब पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो फॉर के लिए जब आएगा तो पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और वहाँ पे क्या बताएगा भाई कि वो 10 ईयर्स के लिए रह रहा था, 10 ईयर्स से रह रहा है, या फिर 2 ईयर्स से रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको कब से पूछा जा रहा है, 2010 से। यहाँ पे आंसर हमको 2010 से है, तो यहाँ पर हमारा सिंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाई ये क्वेश्चन। चले आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में हमको तलाश करनी है। ऑप्शन नंबर 1, विथ मेनी फॉलोअर्स द प्लेयर हैज़ बिकम अ ब्रांड हिमसेल्फ। ऑप्शन 2, द रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड रिसेंटली। ऑप्शन नंबर 3, द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी। ऑप्शन नंबर 4, द ओल्ड मैन हैज़ आस्क्ड फॉर हेल्प। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो बना है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से बना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर बिना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नहीं बनता है। इंशाल्लाह लास्ट में मैं क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बताऊंगी जिसके बिना क्वेश्चन पेपर बनेगा ही नहीं भाई। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, आपको एक रूल याद होना चाहिए कि हम लोग जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे हम तो बी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। बी फॉर्म में कौन कौन से आ जाएंगे? इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, या फिर आप लोग हैज़ बीन ले लो या हैड बीन ले लो, ठीक है। इस तरह के हम लोग बी फॉर्म का वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस ऐसा ढूंढिए जिसके अंदर बी फॉर्म होगा, वो हमारा पैसिव वॉइस होगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इसमें बी फॉर्म है क्या हमारा? यहाँ पर नहीं है। थर्ड में भी है क्या बी फॉर्म? नहीं है। फोर्थ में भी है क्या बी फॉर्म? नहीं है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वहाँ पर बी फॉर्म हैव बीन का इस्तेमाल हो रहा है, विच मीन्स कि ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाते वक्त जब हम लोग कन्वर्शन करते हैं तो कुछ रूल्स है कन्वर्ट करने के, कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ रूल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक रूल यहाँ पर ये है कि हम लोग जो है पैसिव वॉइस में बी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हमारे क्या कहेंगे मेन वर्ब के साथ। अब मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? अनाउंस्ड है। अनाउंस्ड यहाँ पे हम मेन वर्ब हो जाएगा, तो मेन वर्ब के साथ हम लोग बी फॉर्म या फिर हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, वो भी स्पेशली बी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हैव बीन यहाँ पर बी फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दूसरे ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कहीं भी बी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ है, ओके, ना यहाँ है। क्लियर है? चलें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर फिर एक पैसेज दिया गया है। ओके 70 तो क्लियर है यहाँ तक। देखिए यहाँ पे 71 से 75 का 5 क्वेश्चन हमको क्या करने हैं भाई, पैसेज नहीं है, फिल इन द ब्लैंक से हमको क्वेश्चन है। हमको यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसको यहाँ पे हमारे ब्लैंक या खाली जगहों को पुर करना है। तो यहाँ पे पैसेज है, देखिए पैसेज किस बारे में है हम लोग देखते हैं। द ग्रीक वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग पीपुल डैश टू मेक देम ड्रिंक अ कप ऑफ हेमलॉक डैश इज डेडली पॉइजन डैश द हेमलॉक वाज ब्राउट। अब आपको ऐसा पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको बस क्वेश्चन देखना है और वो क्वेश्चन को देखकर यहाँ पर कौन सा सूटेबल होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, वो हमको देखना है। 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द ग्रीक वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग पीपल, यानी कि लोगों को एग्जीक्यूट यानी कि उनको जुबानी बोलते, कुर्बानी भी नहीं कह सकते यार उसको, एग्जीक्यूट करना यानी कि किसी की जान लेना, यानी कि अगर वो विक्टिम है यानी कि वो मतलब उनकी जुर्म साबित हो गया तो उनको क्या किया जाता है, सज़ा दी जाती है ना, सज़ा दी जाती है, सज़ा वो भी सज़ाए मौत, ठीक है। तो सज़ाए मौत दी जाती है। तो ग्रीक का एक तरीक़ा है लोगों को एग्जीक्यूट करने का। तो हम ग्रीक की बात कर रहे हैं, तो ग्रीक के एक तरीक़े की बात कर रहे हैं। तो ये तरीक़ा कब से चला आ रहा है भाई, बहुत पुराना तरीक़ा है यहाँ पर। तो हम लोग जो है भाई पास्ट टेंस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट टेंस कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर वॉज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वे की बात की जा रही है, द ग्रीक वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग पीपल, वे एक सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग ग्रीक के एक पुराने तरीक़े की बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि हम लोग पास्ट टेंस में यहाँ पे हमारा पैसेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वॉज का इस्तेमाल करेंगे। द ग्रीक वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग पीपल वॉज, ये पहले से चलते हुए आ रहा तरीक़ा है। अभी ये हम लोग इसका इस्तेमाल कब करेंगे, प्रेजेंट के लिए करेंगे, लेकिन ये तरीक़ा पहले से चलता आ रहा है, पास्ट में चलते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है। हाँ नेक्स्ट देखिए, टू मेक देम ड्रिंक अ कप ऑफ हेमलॉक। हेमलॉक एक तरह का ड्रिंक है, उसको हम लोग पिलाते हैं, जो कि एक डेडली पॉइजन है। अब यहाँ पे हमको यहाँ पर जो है कौन सा आना चाहिए वहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या वहाँ पर हमको हु आएगा, यहाँ पे दैट आएगा, यहाँ पे हुज आएगा या फिर विच आएगा। तो देखिए जो यहाँ पर हुज एंड हु जो हो जाएगा ये हमारे लिविंग चीज़ों के लिए आ जाएगा, यानी कि पर्सन्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमारे उसके लिए आ जाएगा हु एंड हुज। तो ये दो तो होने से रहे। अब बचे हमारे दैट एंड विच, यहाँ वहाँ पे दैट आएगा या फिर वहाँ पे विच आएगा। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिए, दैट और विच दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग दैट का इस्तेमाल कब करेंगे और विच का इस्तेमाल कब करेंगे, वहाँ पे एक स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। हमेशा याद रखिए दैट का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों के लिए होता है जो ज़रूरी होती है, और दैट जो है कॉमा के साथ लगकर नहीं आता। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट जो है वो विदाउट कॉमा आएगा, दैट से पहले कॉमा नहीं आएगा, विदाउट कॉमा। दैट से पहले जो है कॉमा नहीं आता है। हमारे क्वेश्चन में जो है ऑलरेडी यहाँ पे कॉमा दे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, विच आना चाहिए। विच क्यों आना चाहिए भाई, विच और दैट का इस्तेमाल हम लोग जोड़ने के लिए करते हैं सेंटेंस को, लेकिन एक शर्त यहाँ पे ये है कि जो चीज़ें हम दैट के साथ जोड़ेंगे उससे पहले सेंटेंस को हम लोग कॉमा नहीं लगाएंगे, और जब भी हम लोग विच का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस में ऑलरेडी हम लोग हेमलॉक के बाद कॉमा दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को विच का इस्तेमाल ही करना है। विच इज़ अ डेडली पॉइजन, ठीक है, विच इज़ डेडली पॉइजन। विच का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग विच का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ कंजंक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या कहें कॉमा दिया गया है, इसलिए हम लोग विच का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दैट के साथ कॉमा नहीं आता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ तक तो हो गया। द ग्रीक वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग पीपल वाज टू मेक देम ड्रिंक अ कप ऑफ हेमलॉक विच इज़ डेडली पॉइजन। नेक्स्ट है, डैश द हेमलॉक वाज ब्राउट टू सॉक्रेट्स, हिज फ्रेंड्स एंड पीपल्स वर डैश टीयर्स। अब यहाँ पे जब आएगा, जब के लिए हम लोग वाइल का इस्तेमाल भी करते हैं, जब के लिए हम लोग व्हेन का इस्तेमाल भी करते हैं। अब व्हेन और वाइल का इस्तेमाल कब करेंगे भाई, जब कोई दो चीज़ें इन अलग अलग है, अलग अलग एक साथ हो रही है, अलग अलग हो रही है लेकिन एक साथ हो रही है, तब हम लोग व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। और जब चीज़ें जो है भाई साइमल्टेनियसली हो रही,
और एक साथ हो रही, एक साथ साइमल्टेनियसली कोई चीज़ें हो रही, तो उसको हम लोग वाइल का इस्तेमाल करेंगे। और दो अलग अलग चीज़ें जब साइमल्टेनियसली हो रही तो जब हम लोग व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब जो है हेमलॉक को लाया गया, यानी कि हेमलॉक यहाँ पर एक डेडली पॉइजन ड्रिंक है, ठीक है ना। जब हेमलॉक को लाया गया, किसके पास, सॉक्रेट्स की बात की जा रही है। जो हमारा सॉक्रेट्स हो जाएगा ना, उसको हेमलॉक देकर जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सज़ा दी गई थी, ठीक है। ये हेमलॉक के ज़रिए सॉक्रेट्स को सज़ा दी गई। तो जब हेमलॉक लाया जा रहा है तब उनके फ्रेंड्स जो है भाई और वहाँ के जो लोग थे उनकी आँखों में आंसू आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक काम अलग हो रहा है, यानी कि हेमलॉक लाया जा रहा है और उनके उसके बदले में वो हेमलॉक को देखकर जो है भाई इनके फ्रेंड्स और वहाँ पे जो लोग थे उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये तो जो काम जो हो रहे हैं अलग अलग हो रहे हैं भाई, ये दो काम कंटिन्यू में है लेकिन अलग अलग है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर व्हेन का इस्तेमाल हो रहा है। व्हेन द हेमलॉक वाज ब्राउट टू द सॉक्रेट्स हीज फ्रेंड्स एंड पीपल्स वर डैश इन टीयर्स। किस में आएंगे भाई, इन आएगा, विथ आएगा, ओवर आएगा, ऑन आएगा। ऑन इन टीयर्स तो बोल नहीं सकते, ऑन टीयर्स नहीं बोल सकते हम लोग, विथ टीयर्स नहीं कहेंगे हम लोग क्योंकि वहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन विथ के साथ आ नहीं रहा है। ओवर टीयर्स भी बोल नहीं सकते, वहाँ पे क्या आएगा, इन टीयर्स आएगा। क्या आएगा, इन टीयर्स आएगा। कैसे आएगा इन टीयर्स, तो देखिए यहाँ पर हीज फ्रेंड्स एंड पीपल्स वर इन टीयर्स, उनके जो फ्रेंड्स और वहाँ पे जो लोग थे वो उनके आँखों में आंसू थे, उनके आँखों में उनके जो आंसू थे वो क्या कहेंगे हम लोग, वित्त नहीं थे, वित्त नहीं आएगा यहाँ पर, इन आएगा यहाँ पर। याद रखिए द पीपल इन टीयर्स, आई एम इन टीयर्स। तो जो टीयर्स है उसके साथ हमेशा इन लग कर आता है। क्या लग कर आता है, इन लग कर है। आई एम इन टीयर्स विथ माई रिजल्ट, आई एम इन टीयर्स आफ्टर सीइंग माई रिजल्ट्स। द पीपल आर इन टीयर्स, इस तरह के जो है हम लोग टीयर्स के साथ हमेशा इन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इन। बचा हमारा आखिरी, बट सॉक्रेट्स टुक द कप क्वाइटली एंड ड्रैंक इट डैश इट वाज अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करते हुए आती हूँ, तो आपको लास्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है समझ में आएगा। तो देखिए द ग्रीक वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग पीपल वाज टू मेक देम ड्रिंक अ कप ऑफ हेमलॉक विच इज़ डेडली पॉइजन। When the hemlock was brought to Socrates, his friends and peoples were in tears, but Socrates took the cup of quietly and drank it as it was a glass of water. As आना चाहिए यहाँ पे, as if was a glass of water. as क्यों आना चाहिए भाई, देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सॉक्रेट है भाई वो खामोशी से वो पी गए, खामोशी से पी गए जैसे कि वो एक पानी का ग्लास हो। समझ में आ रहा है, हम लोग कहते हैं ना वो शराब ऐसे पीता है जैसे वो पानी का ग्लास हो, तो वो जहर ऐसे पी गए, इतने क्वाइटली, इतने कंफर्टेबली, इतने खामोशी के साथ वो जहर पी गए जैसा कि वो पानी का एक ग्लास होगा। तो यहाँ पर जैसे के लिए क्या आएगा, एज इफ़ आएगा। क्या आएगा, एज इफ़ आएगा। उन्होंने जो जहर है, हेमलॉक है, उसको ऐसे क्वाइटली पी लिया जैसे कि वो एक ग्लास ऑफ वाटर हो। देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा हमको ये टफ पूछ लिया था ये हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो इसको हम लोग किस तरह का पैराग्राफ दिया गया है उसके ऊपर कौन सा सूटेबल रहेगा सबसे ज़्यादा, कौन से क्या कहेंगे हम लोग ये फॉर्म में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, वो भी देखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, जब हम लोग प्रीपोजिशंस को ऐड करेंगे, जब हम लोग कंजंक्शंस को ऐड करेंगे हमारे पैराग्राफ में, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैटर करती है। तो मैंने अपने लिहाज से मैं जितना आपको समझा सकती थी, जितना मैं यहाँ पे आपको पैराग्राफ को सिंपली मैं आपको समझा सकती थी, मैं ट्राई की हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए भाई, विच का इस्तेमाल कब होगा, हम लोग व्हेन का इस्तेमाल कब करेंगे, वाज कब आएगा, वर कब आएगा। तो आपको तमाम पार्ट ऑफ स्पीच जो हो जाएंगे हमारे, उसका आइडिया होना ज़रूरी है। एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो आपको यहाँ पर होना ज़रूरी है जब आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आपको अगर आइडिया नहीं होगा कहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है तो आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलें हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 है, चूज़ द सफिक्स दैट डज नॉट फॉर्म अ नाउन। अब यहाँ पे नाउन जो बनाते हैं हम लोग, तो नाउन बनाने के लिए कुछ सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। दो होते हैं, एक होता है प्रेफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स। यानी कि अगर हम उर्दू में देखेंगे तो ये है साबिक़ है,
और ये है लाहिक है। तो कोई वर्ड है भाई, जब हम उसको नाउन बनाना चाहते हैं तो हम लोग उसके आखिरी में कुछ सफिक्स लगाते हैं। तो इनमें से कौन सा नाउन बनाने के लिए सफिक्स नहीं होगा हमको पूछा जा रहा है, नॉट पूछा जा रहा है। क्या शन का यूज़ है, शन लगाकर हम लोग क्या सफिक्स बनाते हैं, क्या नाउन बनाते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए। नेस लगाकर, मेंट लगाकर, लेस लगाकर। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो जवाब है देखिए, लेस लगाकर हम लोग नाउन नहीं बनाते हैं। लेस का इस्तेमाल हम लोग एडजेक्टिव के लिए करते हैं, यानी कि जब हम कोई वर्ड के बाद आखिर में लेस लगाएंगे तो वो नाउन नहीं बनेगा बल्कि वो एडजेक्टिव बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ एक वर्ड है, यूज़ एक वर्ड है, वो भी कौन सा है भाई? ये हमारा वर्ब है। जब हम लोग इसके लास्ट में लेस लगाएंगे ये बन जाएगा यूज़लेस। अब ये जो यूज़लेस है वो कौन सा है भाई? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, क्या है ये? यूज़लेस यानी कि वो किसी की खुसूसियात बता रहा है कि कोई चीज़ यूज़लेस है। और खुसूसियात कौन बताता है? हमारा एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पे लेस का इस्तेमाल जो है भाई हम लोग एडजेक्टिव बनाने के लिए एज अ सफिक्स करते हैं। बाकी तीन भी जो हो जाएंगे हमारे नाउन बनाने के लिए सफिक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ प्रोड्यूस, समझिए हमारा वर्ड प्रोड्यूस है। प्रोड्यूस जो है एक तरह का वर्ब है। अगर मैं इसके आखिरी में शन लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्शन बन जाएगा। तो प्रोडक्शन यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं किसी वर्ड के आखिरी में नेस लगा दूँ, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी वर्ड है, हैप्पी है वर्ड, इसके आखिर में अगर मैं नेस लगा दूँ तो ये बन जाएगा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है भाई? एक नाउन है भाई, ठीक है। अगर हम लोग मेंट का देखेंगे तो फॉर एग्जांपल अग्री है, अग्री करना, ये एक वर्ड है, इसके आखिर में जब मैं मेंट लगा दूंगी तो ये बन जाएगा अग्रीमेंट। अब ये अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट भी एक तरह का नाउन है। तो इस तरह से साहबीक़ और लाइक़ होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग नाउन्स बनाते हैं, एडजेक्टिव्स बनाते हैं, एडवर्ब्स बनाते हैं। तो चले हम लोग कुछ कॉमन से सफिक्स देख लेंगे जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स बना सकते हैं। यहाँ पर देख लिए आप लोग, कुछ ऐसे सफिक्स से आपको याद होना ज़रूरी है जिसको हम लोग लास्ट में लगाकर नाउन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एज, एंस, एंट, ई, एंस। तो आप लोग यहाँ पे ये तमाम देख लीजिए, एस, फुल, इंग, जन, इज़म, इस्ट, मेंट, ये जो सफिक्स हो जाएंगे ये हम लोग नाउन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हो जाएंगे एडजेक्टिव बनाने के लिए भी कुछ सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक हमारे एबल, एन, फुल, इबल, इश। तो देखिए यहाँ पे लेस के लिए केयरलेस, लाइक के लिए लाइफ लाइक, आवर्स के लिए जॉयस, सम के लिए क्वालसम। तो इस तरह से कुछ सफिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग एडजेक्टिव्स बनाते हैं। कुछ और सफिक्स भी होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग एडवर्ब बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एडवर्ब की तलाश करनी है भाई, कोई वर्ड एडवर्ब है या नहीं, तो आप लोग लास्ट में बस ये देख लीजिए उसके लास्ट में ly है या नहीं, लाइक क्विकली, फास्टली, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड हो जाएंगे, ऑफनली, ये हमारे एडवर्ब्स होते हैं। लाइक वर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, वेज, साइडवेज, इस तरह के जो सफिक्स हो जाएंगे वो हम लोग एडवर्ब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें डाल दी हैं। हो सकता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछ ले सफिक्स से रिलेटेड, तो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट कि कौन सा सफिक्स किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 77, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको अरेंजमेंट करनी है भाई, आप लोगों को यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है सेंटेंस की, ताकि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बने, ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस बने, वो एक जो जुमला है वो मीनिंगफुल बने, वो एक मायने दे, उसके लिए आपको अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, हु इज़ द वॉल सिटिंग बिहाइंड द मैन। मैन के पीछे वॉल सिटिंग कैसा कर सकती है? सेंस ही नहीं बन रहा कुछ ये हमारे सेंटेंस का, तो गलत हो जाएगा। हु इज़ द मैन बिहाइंड सिटिंग द वॉल। जो मैन है वो बिहाइंड सिटिंग कैसा बनता है भाई? हु इज़ द मैन बिहाइंड सिटिंग द वॉल। तो सिटिंग बाद में आना, सिटिंग पहले आना चाहिए यहाँ पे, बिहाइंड बाद में आना चाहिए, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हु द मैन इज सिटिंग बिहाइंड द वॉल। तो जब हम लोग यहाँ पे हु का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। जो हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे या तो वो नाउन होगा, यहाँ तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे प्रोनाउन हु का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद वर्ब आना ज़रूरी है।
वर्ब का इस्तेमाल ज़रूरी है। हम तो यहाँ पर डायरेक्ट द मैन और एक हमारे नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा सेंटेंस फॉर्मेशन। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हु करेक्ट है भाई, ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इज़ हेल्पिंग वर्ब। द मैन, यहाँ पे द मैन का है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है भाई। सिटिंग बिहाइंड दी वॉल, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि भाई हम लोग कहाँ पर कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो मीनिंग सही आएगी। बस हमको यहाँ पर मीनिंग देखना है भाई, मीनिंग सही निकले बस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, आइडेंटिफाई द वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमारे वर्ब का एक फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए कौन सा जो वर्ब फॉर्म है वहाँ पे इस्तेमाल होगा। लुक समवन यहाँ पे दिया गया है, देखो कोई, क्या आएगा भाई? कोई रोई, कोई रोई थी, कोई रो रही है, कोई रो रही है। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि अभी वो काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरी फ्रेंड दोनों भाई कहीं बैठे हुए हैं, तो मैं मेरी फ्रेंड को बता रही हूँ कि देखो वहाँ पर कोई रो रहा है, तो ये सेंटेंस क्या है भाई? ये अभी प्रेजेंट में हो रहा सो काम है, ये जो काम है अभी प्रेजेंट में हो रहा है। तो हम लोग जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए हम लोग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो भी चीज़ें हैं यहाँ जो कि अभी फ़िलहाल हो रही है, नाउ प्रेजेंट हो रही है, उसके लिए हम लोग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि आईएनजी फॉर्म के साथ हमेशा हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, बी फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लुक समवन क्राइंग नहीं आएगा, लुक समवन इज़ क्राइंग आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हम लोग आईएनजी फॉर्म के साथ बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आईएनजी फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता ही होता है। और हमारा जो सेंटेंस है वो अभी फ़िलहाल कंटिन्यूस फॉर्म में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? इज़ क्राइंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ प्रेजेंट सिंपल में होती, प्रेजेंट सिंपल में होती तो हम लोग यहाँ पर क्राई का इस्तेमाल करते। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट सिंपल में होती, यहाँ पे बोथ क्राई एंड क्राइज दोनों का इस्तेमाल होता। फिर यहाँ पे भी शर्त है, अगर हमारा जो क्या कहेंगे सब्जेक्ट होगा, अगर वो सिंगुलर होगा तो यहाँ पर हम लोग क्राइज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्या कहेंगे हम लोग ही और शी का इस्तेमाल हो रहा है हमारे सब्जेक्ट में, तो हम लोग क्राइज का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ यहाँ पे बहुत सारे क्या कहेंगे रूल्स होते हैं। मैं आपको एक ही वीडियो में इतने सारे रूल्स नहीं बता सकती, तो जस्ट मैं आपको आंसर के ऊपर कौन सा रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बस वो कहते हुए चल रही हूँ। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये रहा, इन लेटर राइटिंग योर्स लविंगली इज़। अब हम लोग लेटर राइटिंग कर रहे हैं। लेटर राइटिंग एक तरह का डिस्कोर्स है। ठीक है, एक तरह का डिस्कोर्स हो जाएगा, ये एक तरह का कंपोजिशन हो जाएगा। ये राइटिंग कंपोजिशन, रिटन कंपोजिशन में आता है हमारा लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में भी कुछ पार्ट्स होते हैं भाई। जब हम लोग लेटर लिखते हैं, आप लोग भी लिखे होंगे, तो उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। लाइक पहले हम लोग ऊपर यहाँ पर डेट वगैरह डालते हैं, किसको लेटर लिखा जा रहा है वो लिखते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, यानी कि यहाँ पर हम लोग, फिर उसके बाद हमारा बॉडी पार्ट होता है। उसके बाद जो है मेन बॉडी पार्ट के बाद हम लोग यहाँ पर योर्स लविंगली वगैरह लिखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग आखिर में किसको पोस्ट करना है भाई, किसके ज़रिए पोस्ट किया जा रहा है, वैसे कुछ चीज़ें लिखते हैं। तो लेटर राइटिंग में हम लोग जब योर्स लविंगली लिखते हैं तो ये क्या है, योर्स लविंगली क्या हो जाएगा? क्या वो सैल्यूटेशन हो जाएगा, क्या वो हेडिंग हो जाएगी, क्या वो सुपरस्क्रिप्शन हो जाएगा, या फिर वो एक सब्सक्रिप्शन हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा। तो आपको अगर बॉडी पार्ट्स पता होंगे लेटर राइटिंग के, तो आप यहाँ इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4 सब्सक्रिप्शन, या फिर इसको क्लोजिंग भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन या फिर क्लोजिंग। हमारे लेटर राइटिंग जब हम लोग करते हैं तो इसमें देखा जाए तो हम लोग बहुत तरह के पार्ट होते हैं। तो क्लोजिंग या फिर क्या कहेंगे सब्सक्रिप्शन भी एक तरह का पार्ट होता है, जहाँ पर हम लोग योर सिंसियरली लिखते हैं। देखिए योर्स लविंगली लिखते हैं, ठीक है, योर्स फेथफुली लिखते हैं। तो ये तमाम जो हो जाएंगे सब्सक्रिप्शन में आएंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में आएंगे। अगर हम लोग पार्ट्स देख लेंगे हमारे क्या कहेंगे लेटर के, तो 5 पार्ट्स होते हैं। याद रखिए, जो हमारा लेटर राइटिंग हो जाएगा ना, वो 5 पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेडिंग, 5 पार्ट्स होते हैं। ओके,
5 पार्ट्स होते हैं। पहला हो जाएगा हेडिंग, दूसरा हो जाएगा हमारा सैल्यूटेशन, थर्ड वन हो जाएगा हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, मेन बॉडी यानी कि मेन मुद्दा, किस बारे में हमारा लेटर है, क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। फोर्थ वन हो जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन या जिसको हम लोग क्लोजिंग भी कहेंगे, ओके। और हमारा फिफ्थ वन हो जाएगा आखिरी पार्ट सुपरस्क्रिप्शन, सुपर यानी कि आखिरी हो जाएगा। तो इस तरह के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग हेडिंग में क्या करते हैं भाई, हेडिंग में हम लोग क्या कहेंगे, डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें हम लोग हेडिंग में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम किसके ज़रिए लिखा जा रहा है, हम लोग कौन जो हो जाएंगे लिख रहे हैं लेटर, वो हम लोग हेडिंग वगैरह में लिखते हैं। सैल्यूटेशन में क्या है भाई, अब ये सैल्यूटेशन में हम लोग ग्रीट करते हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम हो जाएगा, या फिर माय डियर फ्रेंड, इस तरह के जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये हम सैल्यूटेशन में करेंगे। मेन बॉडी हो जाएगी, मुद्दा हो जाएगा भाई, हम लोग किस बारे में लेटर लिख रहे हैं भाई, हम किसी चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो किस बारे में है, खैर खैरियत पूछने के लिए लिख रहे हैं, या फिर कोई क्या कहेंगे, मतलब मेन मुद्दा क्या है भाई, लेटर लिखने का मेन रीज़न क्या है, हम लोग बॉडी में लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा भाई, सब्सक्रिप्शन में जो है हम लोग क्या कहेंगे, कुछ चीज़ें लाइक लिखते हैं, योर्स लविंगली, ठीक है, योर्स सिंसियरली, फिर हम लोग लिखते हैं योर्स फेथफुली। इस तरह के जो वर्ड्स लिखते हैं हम लोग, ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे सब्सक्रिप्शन में। और हमेशा याद रखिए, जो सब्सक्रिप्शन में हम लोग योर्स लिखते हैं ना, उसके साथ हम लोग अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं, योर्स जो है मिलकर आएगा हमेशा, योर्स लविंगली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली लिखते हैं, अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं, ठीक है। लास्ट वन हो जाएगा हमारा सुपरस्क्रिप्शन। उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें लिखेंगे हम लोग कि हम किसके लिए लिख रहे हैं भाई, टू हमारे फ्रेंड का नाम, हमारे फ्रेंड का एड्रेस, ठीक है, पिन कोड, जो भी चीज़ें जो कि इन्वेलप के ऊपर लिखी जा सकती है, एड्रेस वगैरह, वो तमाम हम लोग सुपरस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो लेटर के जो हो जाएंगे 5 पार्ट्स हो जाएंगे। आई होप आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो योर्स लविंगली आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन या फिर क्लोजिंग में। क्लियर है, चले आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, मेनी अदर प्लेसेस इन इंडिया, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन से यहाँ पर क्वेश्चन बना है ये। तो हमको आधा पार्ट दे दिया गया है भाई, मेनी अदर प्लेसेस इन इंडिया, हमको आधा पार्ट और कंप्लीट करना है। इज़ एज गुड एज रामागुंडम, आर एज हॉट एज रामागुंडम, इज़ हॉटर देन रामागुंडम, आर हॉटर देन रामागुंडम। बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग ऊपर के पार्ट को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इसमें बताया गया है मेनी अदर प्लेसेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया के और बहुत सारे, मेनी अदर और बहुत सारे जो प्लेसेस हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे भाई, इज़ एज हॉट एज रामागुंडम। तो यहाँ पे देखिए गलती यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल किया गया है। हमको यहाँ पे मेनी अदर प्लेसेस की बात की जा रही है, तो ये प्लूरल है, तो हमको जो वर्ब भी इस्तेमाल करना होगा वो भी प्लूरल इस्तेमाल करना होगा, यानी कि आर आएगा। एक तो ये गलती है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन 1 और 3 तो ऐसे भी निकल जाएंगे, ओके। और यहाँ पर है कि एज हॉट एज आएगा या फिर हॉटर दैन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर दो चीज़ों में कंपैरिजन होता तो हम लोग यहाँ पर हॉटर देन का इस्तेमाल करते, ठीक है। अगर दो चीज़ों में कंपैरिजन होता तो हम लोग हॉटर देन का यहाँ पर इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है कि जो हमारे इंडिया के दूसरे प्लेसेस हो जाएंगे ना, वो भी हमारे रामागुंडम के जैसे गर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आर एज हॉट एज रामागुंडम आना चाहिए। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है ना, वहाँ पे कुछ रूल्स है। लाइक मेनी अदर के लिए, मेनी अदर के साथ जो है कंपैरिजन में कौन से वर्ड्स आएंगे, ठीक है ना। सुपरलेटिव्स में कौन से वर्ड्स आ जाएंगे, कंपैरिजन जब हम करेंगे तो कौन से वर्ड्स आ जाएंगे। जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो कौन से सेंटेंस आ जाएंगे। तो ये मेनी अदर प्लेसेस जो है ये पॉजिटिव डिग्री को बताता है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री को बताता है। तो हम लोग जब पॉजिटिव डिग्री को यहाँ पर बताएंगे तो हम लोग यहाँ पर एज हॉट एज का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारी जगहों का बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हम लोग प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो हमको हमारे सेंटेंस में वर्ब भी प्लूरल चाहिए। तो यहाँ पर आर एज हॉट एज रामागुंडम आ जाएगा,
तो इसके लिए आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है डिटेल में पढ़ना होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, द बॉय सेड दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दिस सेंटेंस कैन बी रिटन एज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस बात की तलाश करनी है कि जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है ये हमारा डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। आप लोग ही बता दो भाई, ये डायरेक्ट वर्ड में आएगा इनडायरेक्ट में आ जाएगा, बताओ। देखो यहाँ पे दैट वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। कभी कभार हमको डायरेक्ट देकर इनडायरेक्ट पूछ लेता, कभी कभार हमको इनडायरेक्ट देकर डायरेक्ट पूछ लेता। तो यहाँ पर हमको इनडायरेक्ट दिया गया है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट दिया गया है। तो हमको ये देखना है कि इसको हम लोग डायरेक्ट में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई आपको कोई भी अब पता हो भाई कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी अब पता हो तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेंटेंस को ही लेके चलती हूँ भाई, इससे ही हम लोग आंसर लाएंगे। कैसा लाएंगे इससे आंसर? देखिए ये इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं भाई, ये दैट जो आ गया यहाँ पर, ये दैट हम लोग इनडायरेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दैट का इस्तेमाल किसके लिए होता है इनडायरेक्ट में? जब हमारे सेंटेंस में दिस आएगा ना, उसको हम लोग रिप्लेस करके डायरेक्ट हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लगाते हैं। समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? जब हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में दिस आएगा तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट में दैट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमको इनडायरेक्ट में दैट देकर है, मतलब कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, यानी कि इसमें हमको दिस आना ज़रूरी है। समझ में आ गया पहला रूल क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऐसा सेंटेंस आप लोग ढूंढिए जिसमें दिस रहेगा। ऊपर वाला जो सेंटेंस है भाई इसमें दिस है तो ये हो सकता है, सेकंड वाला सेंटेंस इसमें दैट देकर है ऑलरेडी तो ये नहीं हो सकता, थर्ड वाले सेंटेंस में जो है भाई दैट देकर है तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब कि हमारा जो जवाब हो जाएगा या तो वो ए हो जाएगा या तो वो 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि जितने भी हम लोग जब डायरेक्ट में दिस होगा तभी हम लोग उसको इनडायरेक्ट में जाकर दैट में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा जो ये दिया गया है ऑलरेडी डायरेक्ट में है, मतलब ऑलरेडी ये दैट बनकर है, तो हमको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट में ये दिस रहेगा। तो यहाँ पर दिस वाला आप लोग ढूंढना है आपको ऑप्शन, तो 2 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख रहे द बॉय सेड दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डिड नॉट अंडरस्टैंड की बात की जा रही है। यहाँ पर हम लोग V2 फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हमारे डायरेक्ट में क्या रहेगा, यहाँ पर V1 रहेगा। क्लियर है? इनडायरेक्ट में जाकर V1 V2 बनेगा, तो ऑलरेडी V2 दिया गया है, मतलब कि हमारे डायरेक्ट में क्या रहेगा, वो V1 रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन तलाश करिए जहाँ पर डिड नॉट का जो है V1 रहेगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है भाई डोंट है, फोर्थ वाले ऑप्शन में डिड ऑलरेडी दिया गया है, तो ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में डिड नॉट बनकर है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच रहेगी उसमें हमेशा V1 आएगा। V1 को हम लोग V2 में फिर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर द बॉय सेड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। अब ये जो हो जाएगा ये हमारा एक्टिव वॉइस, क्या कहेंगे, ये जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, ये एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्म में है। द बॉय सेड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। अगर आपको ये पूछा गया क्वेश्चन में कि ये जो डायरेक्ट स्पीच है उसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो कैसा करोगे? द बॉय सेड दैट लगाओगे आप यहाँ पर, ठीक है, दैट एक तो दैट लगा लोगे। उसके बाद क्या करोगे, आई डोंट जाकर आई डिडंट बन जाएगा, V1 जाकर V2 बन जाएगा। आई डिड नॉट या फिर डिडंट अंडरस्टैंड, दिस जाकर क्या बन जाएगा, फिर दैट बन जाएगा, दैट प्रॉब्लम। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, देखिए ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है, तो आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है। कभी कभार डायरेक्ट देके आपको इनडायरेक्ट पूछता, तो आपको रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए। रूल ये है कि डायरेक्ट में जो चीज़ें दिस होगी, यानी कि डायरेक्ट में जो चीज़ें V1 फॉर्म में होगी वो जाके V2 बन जाएगी। दिस हो जाएगा तो दैट बन जाएगा, टुडे हो जाएगा वो जाकर वहाँ पर यस्टरडे हो जाएगा, दिस डे जाकर दैट डे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो है कन्वर्शन होता है। कुछ रूल्स है वहाँ पर जो आपको वहाँ पर याद करने हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे, अगर हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, हम लोग अगर
क्वेश्चन को हमारे, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्म जो हो जाएगा हमारे गिवन सेंटेंस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, चूज द सुटेबल क्वेश्चन टैग। अब हमको क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमको क्वेश्चन टैग क्या पूछा जा रहा है, ये सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग लगाना है। द गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे। क्वेश्चन टैग में आप लोग बस कुछ चीज़ें देखिए। पहले देखिए हमारे क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, अगर हुआ है तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये चीज़ देखना है हमको कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। पहली शर्त है हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। दूसरी शर्त है अगर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये देखिए कि वहाँ पर मेन वर्ब जो है वो कौन सा है, कौन से फॉर्म में है, V1 में है, VS में है या फिर V2 में है। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो जाएगा भाई हमारा, गोज हो जाएगा। गोज कौन से फॉर्म में है, VS फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया वहाँ पर हम लोगों को मेन वर्ब देखना है और मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है वो देखना है। तो यहाँ पर कौन से फॉर्म में है, VS फॉर्म में है। ठीक है, और नेक्स्ट हमको एक चीज़ देखनी है, वो ये है कि हमारा सेंटेंस कौन से सेंस में है भाई, पॉजिटिव सेंस में है या फिर नेगेटिव सेंस में है। द गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है हमको, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बन जाएगा वो नेगेटिव सेंस देगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमारा जो हमारा सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। बस ये 3 आपको रूल्स देख लेने हैं, ये 3 कंडीशंस आपको अप्लाई होगी तो आपको क्वेश्चन टैग आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहला हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, मतलब हमको गोज बनाना है। अब गोज से हमको हेल्पिंग वर्ब लेकर आना है, तो गोज के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो VS जो फॉर्म हो जाएगा उसके लिए हम लोग डस का इस्तेमाल करते हैं। V1 जो फॉर्म हो जाएगा उसके लिए हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं। V2 फॉर्म जो हो जाएगा उसके लिए हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब देख कर नहीं है तो हमको यहाँ पे मेन वर्ब देखना है जो कि VS है, यानी कि यहाँ पर हम लोग डस का इस्तेमाल करेंगे। प्लस जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वो पॉजिटिव फॉर्म में है, यानी कि हम लोग हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि इसको हम लोग नॉट लगा देंगे या फिर NT लगा देंगे और क्वेश्चन टैग लगा देंगे। तो कौन सा जवाब है भाई, डज नॉट या फिर डजंट आएगा। और यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है तो गर्ल जो हो जाएगी हमारी वो लड़की हो जाएगी और लड़की के लिए हम लोग शी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डजंट शी हो जाएगा। क्लियर है, समझा पाई मैं आपको? बस 2-3 रूल्स देखने हैं, वहाँ पर आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, लड़की के लिए ही तो आएगा नहीं भाई, तो हमारा ऑप्शन 2 तो निकल गया। ठीक है, यहाँ पर गोज है, यहाँ पर ये VS फॉर्म में है तो हमको डज आएगा। तो डज यहाँ पर देखिए 2 के साथ लगकर है, यहाँ पर एक तो हमारे ऑप्शन 4 के साथ लगकर है और एक हमारे ऑप्शन 2 के साथ लगकर है। हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन जो हमारा जो ऑलरेडी सेंटेंस है वो हमारा पॉजिटिव फॉर्म में है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो बच गया क्या हमारा, बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बच गया, डजंट शी। क्लियर है, चलें आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको स्पेलिंग वोकैबुलरी पता होनी चाहिए वर्ड की। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है गलत वोकैबुलरी के साथ है, गलत स्पेलिंग के साथ है, एक सही हो जाएगा। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार हम लोग ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे ए आना चाहिए था, यहाँ पे आर देकर है, यहाँ पे ई देकर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ट्रूली, हम लोग ट्रूली ऐसा लिखते हैं भाई, ई नहीं आएगा यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को कैसा लिखेंगे, AMBULANCE, हम लोग ए इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ई दिया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 तो यहाँ पे गलत हो गए, तो बच गया क्या हमारा कैलेंडर, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा CALENDAR, कैलेंडर। तो कैलेंडर की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड है वो होगा कैलेंडर। तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग भी अच्छे से पता होनी चाहिए हमारे ऑप्शंस की। ठीक है, यहाँ पे इजी क्वेश्चन था ये। आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा, कंटेंट की बात कर रही हूँ मैं, तो कंटेंट का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज़ एन एरर, कौन से पार्ट में एरर है हमको बताना है। तो एरर से भी जो है एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा एरर। ठीक है ना, फाइंड द एरर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे गलत जो है पार्ट हो जाएगा, क्या ए पार्ट में गलती है, क्या बी पार्ट में गलती है, या फिर सी में है या फिर डी में, बताइए कौन सी हो जाएगी। द प्लांट इन द पॉट इज एन यूनिक कलेक्शन,
द प्लांट है, सिंगुलर है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो गलती कहाँ पर है? गलती हमारे पार्ट सी में है। कैसी हो जाएगी भाई? एन नहीं आना चाहिए यहाँ पर, यूनिक के साथ ए आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो यू है वो वॉवेल साउंड नहीं देगा। यूनिवर्सिटी, यूनेस्को एंड यूनिवर्स, यूनिक, ये जो वर्ड है यूनिवर्सिटी हो जाएगी ना, वो वॉवेल साउंड नहीं दे रही है। वॉवेल कौन सा साउंड भाई? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये हमारे वॉवेल्स हो जाएंगे। सिर्फ हमको यही देखना है ये साउंड। तो यूनिवर्सिटी हमको वाई का साउंड दे रही है, वाई एक वॉवेल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी हमको देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए होते, यू तो वॉवेल है ना, हमको वॉवेल लेटर से मतलब नहीं है, हमको वॉवेल साउंड से मतलब है। वहाँ पे हमको साउंड देखना है, लेटर नहीं देखना है। यहाँ पे यू वॉवेल लेटर ज़रूर है, लेकिन वो साउंड किसका दे रहा है? वो वाई का दे रहा है। इसी वजह से यहाँ पर हमको यूनिक के साथ ए का इस्तेमाल करना होगा। द प्लांट इन द पॉट इज़ अ यूनिक कलेक्शन। तो यहाँ पे कहाँ पे, कौन से पार्ट में यहाँ पे गलती है? तो पार्ट सी में गलती हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कंटेंट का जो पार्ट था ना, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा इंग्लिश का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बचे हुए जो 6 क्वेश्चन है पेडागोजी के, हम लोग उसको भी देख लेंगे। पूरा पेपर डिस्कस कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो चले हम लोग यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चंस भी, मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो मेथड का क्वेश्चन है यहाँ पर, पिक दी फीचर ऑफ डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी। डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी के बारे में हमको सही बयान की निशानदेही करनी है। DOP जिसको हम लोग कहते हैं, डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी, इसके बारे में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिस पेडागोजी टेक्स केयर ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल development only. Discourse oriented pedagogy proceeds from path to whole. In this pedagogy the focus is on process but not on the product. It can be adopted to suit the primary level of learners only. तो जहाँ जहाँ भी ओनली आता है, देखिए ये तो निकाल के फेंकिए पहले। जहाँ पे भी ओनली आ जाएगा, जहाँ पे भी लिमिटेशन आ गई, वहाँ पर हमारा ऑप्शन कभी भी गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा DOP है, डिस्कस ओरिएंटेड पेडागोजी, ये एक तरह का अप्रोच है। पेडागोजी में हम लोग जब डिस्कोर्स पढ़ाते हैं, डिस्कोर्स क्या है भाई? तो डिस्कोर्स जो है या तो स्पीच फॉर्म में होंगे या तो रिटन फॉर्म में होंगे। 2 फॉर्म में डिस्कोर्स होते हैं। यानी कि डिस्कोर्स मानी कि हमारे लैंग्वेज जब हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज को जब हम लोग क्या कहेंगे, स्पीच के ज़रिए या फिर राइटिंग के ज़रिए जब प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग डिस्कोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीच हो गया, स्पीच हम लोग दे रहे हैं, या फिर हम लोग एक लेटर लिख रहे हैं, या फिर हम लोग कोई स्टोरी लिख रहे हैं, या कोई हम लोग स्टोरी कह रहे हैं, तो हमारे लैंग्वेज का यूज़ या तो वो स्पीच फॉर्म में होना, स्पीकिंग फॉर्म में होना, ठीक है, स्पीकिंग फॉर्म बेटर है यहाँ पे, स्पीकिंग फॉर्म में होना, या फिर हमारे राइटिंग फॉर्म में होना। अगर ऐसे में हम लोग हमारे लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम लोग डिस्कोर्स कहेंगे। तो ये जो हमारी डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी है, ये हमारे स्पीच एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग पर फोकस करती है। तो हमारे ऑप्शन में क्या देकर है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर फोकस करती है। तो लिसनिंग पर यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, स्पीकिंग एंड राइटिंग पे फोकस करती है। तो पहला गलत हो जाएगा। डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी प्रोसीड फ्रॉम पार्ट टू वोल, गलत है ये वोल टू पार्ट, ठीक है, ये वोल से लेके पार्ट तरफ जाती है। हम लोग बच्चों को पूरी चीज़ें वोल पढ़ाते हैं। कोई भी हम लोग जब डिस्कोर्स पढ़ाएंगे बच्चे को तो वोल कॉन्सेप्ट देंगे, ना कि पार्ट देंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस या फिर इन दिस पेडागोजी द फोकस इज़ ऑन प्रोसेस बट नॉट ऑन द प्रोडक्ट। ये बात सही है भाई। जो डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी, हम उसमें प्रोसेस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है भाई, हमको क्या कहेंगे, आउटकम से मतलब नहीं है। हमको बस प्रोसेस किस तरह हो रहा है, बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं। हमारा जो CCE है ना, वो भी एक प्रोसेस ओरिएंटेड मेथड है, ठीक है ना। प्रोसेस यानी कि बच्चों में किस तरह से इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी है, ये हम प्राइमरी लेवल के लिए नहीं बल्कि ऑल लेवल के लिए सूटेबल है। स्पेशली जो हायर लेवल्स हो जाएंगे ना, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हायर लेवल में डिस्कोर्स ओरिएंटेशन का लाइक बच्चों को हम लोग कंपोजिशंस लिखाते हैं, डिस्कोर्स राइटिंग हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर जर्नल हो जाएगा, बच्चों को लेटर राइटिंग है, बच्चों को डायरी लिखाना है, ठीक है। ये इस तरह के जो कंपोजिशंस है, बच्चों से बायोग्राफी लिखाना है,
ठीक है, बैनर बनाना है, डायलॉग है, इस तरह के हम लोग हायर क्या कहेंगे लेवल्स पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दिस पेडागोजी द फोकस इज ऑन प्रोसेस बट नॉट ऑन द प्रोडक्ट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, NCF 2005 का कौन सा एक गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, हमको पूछा जा रहा है। देखिए, स्कोप मस्ट बी गिवन फॉर अ सिंगल आंसर इन अ प्लेस ऑफ डाइवर्जेंट रिस्पॉन्स, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत पूछा जा रहा है। तो हमारी जो NCF है वो क्या बताता है भाई कि जो भी नॉलेज होगी हम स्कूल की नॉलेज को बाहर की ज़िंदगी से जोड़ेंगे, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट पूछ रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लर्नर मस्ट बी मल्टी डिसिप्लिनरी, हम लोगों को यहाँ पर जो है मल्टी डिसिप्लिनरी का इस्तेमाल करना है, यानी कि एक अप्रोच इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, मल्टी यानी कि बच्चे जो होंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखेंगे, तो हर बच्चे को हम लोग उसके तरीके से, उसके स्ट्रैटेजी, उसके अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या कहेंगे लर्निंग होगी, ये भी करेक्ट हो जाएगा NCF के अकॉर्डिंग। NCF के अकॉर्डिंग जो टीचर का रोल है वो फैसिलिटेटर का है। ठीक है, ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो नॉट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्कोप मस्ट बी गिवन फॉर अ सिंगल आंसर इन द प्लेस ऑफ डाइवर्जेंट रिस्पॉन्सेस। तो जो हमारा NCF है ना वो सिंगल आंसर की बात नहीं करेगा भाई। सिंगल आंसर जो है ये वाली जो थिंकिंग हो जाती है, यानी कि ऐसा सवाल कि ऐसी थिंकिंग जिसमें सिर्फ एक ही आंसर रहेगा, इसको हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट कहते हैं, यानी कि एक ही जवाब होगा भाई, एक ही तरह की थिंकिंग होगी, इसको हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं। और जो हमारी स्टडी हो जाएगी, जो हमारा NCF कहता है कि जो थिंकिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, या फिर जो रिस्पॉन्सेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो मल्टीपल आंसर होने चाहिए, यानी कि एक से ज़ायद मल्टीपल आंसर होने चाहिए, वहाँ पे मल्टीपल आंसर होने चाहिए, वहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, ये हमारा NCF बोलता है। तो NCF ये नहीं बोलेगा कि जो हम स्कोप देंगे वो हम सिंगल रिस्पॉन्सेस के लिए देंगे, बल्कि हम लोग वहाँ पर मल्टीपल स्कोप, मल्टीपल आंसर्स के लिए, या फिर मल्टीपल आंसर्स के लिए वहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्सेस के लिए अलाउ करेंगे बच्चों को। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल रिस्पॉन्सेस की बात की जाती है। हमेशा याद रखिए, जो हमारा सिंगल रिस्पॉन्स या फिर सिंगल आंसर और कन्वर्जेंट थिंकिंग हमेशा नेगेटिव वे में आएगा, हमेशा मल्टीपल रिस्पॉन्सेज और डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव वे में हम लोग लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, अंडर विच एकेडमिक स्टैंडर्ड डोमेन सीक्वेंस द इवेंट कैन बी टेस्टेड, हमको इवेंट्स को सीक्वेंस में जोड़ना है भाई। ये कुछ इवेंट्स है भाई, हमको इसको सीक्वेंस में जोड़ना है, तो ये कौन से एकेडमिक स्टैंडर्ड के अंडर हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं, पूछा जा रहा है। क्या वो हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्या वो हो जाएगा वोकैबुलरी, क्या वो हो जाएगा ग्रामर, या फिर वो हो जाएगा कन्वेंशनल ऑफ राइटिंग। तो देखिए यहाँ पर सीक्वेंस कब आती है भाई, जब हमको कोई चीज़ों को समझना है तो सीक्वेंस ज़रूरी है, यानी कि कौन सा चीज़ किसके बाद होगी। कोई एक स्टोरी है, समझिए कोई एक स्टोरी में हमको सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कौन से जो इवेंट है, कौन सा इवेंट किसके बाद हुआ। तो ये जो सीक्वेंसिंग जो हो जाएगी वो किस में हमारी मदद करेगी, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में मदद करेगी। किस में मदद करेगी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में मदद करेगी। सीक्वेंस में होना, कोई चीज़ जो है सही सीक्वेंस में लिखी हुई है तभी हम उसको क्या करेंगे, पढ़कर समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी लिखी हुई है भाई, उसके बहुत सारे क्या कहेंगे हम लोग पार्ट्स है, एपिसोड 1 है, एपिसोड 2 है, एपिसोड 3 है, एपिसोड 4 है। तो हमको ये ज़रूर पता होना चाहिए हमारा क्या कहेंगे हम वो स्टोरी को कब समझेंगे, जब वो एपिसोड जो है एक के बाद एक लिंक करके हुए सीक्वेंस में आएंगे। ठीक है, लिंक करते हुए सीक्वेंस में आएंगे। लाइक किसी एक पर्सनैलिटी के ऊपर, किसी एक पर्सन की ज़िंदगी के बारे में स्टोरी लिखी गई है, उसके 4 पार्ट्स है। ठीक है ना, एक सीरीज़ बनाई गई है, उसके 4 पार्ट्स है। एक पार्ट में उसके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, एक पार्ट में उसके क्या कहेंगे हम लोग यंग जब था वो उसके बारे में बताया गया है, एक पार्ट में जो है उसकी क्या कहेंगे हम एजुकेशन के बारे में बताया गया है, एक पार्ट में जो है उसकी क्या कहेंगे हम मैरिड लाइफ के बारे में बताया गया है। तो इस तरह के जो 4 पार्ट्स है वो बताए गए हैं। तो अब ये जो 4 पार्ट्स है इसका सीक्वेंस में होना ज़रूरी है भाई। स्टोरी में सामने वाला जब कॉम्प्रहेंशन करना, सामने वाले को समझ आना, तो ये सीक्वेंस में होना ज़रूरी है। पहले उसका बर्थ पार्ट आना ज़रूरी है, उसके बाद आएगा उसका यंगर पार्ट, उसके बाद उसका एजुकेशन पार्ट आएगा, उसके बाद उसका मैरिड लाइफ आएगी। इस तरह से ये पार्ट को सीक्वेंस में जोड़ा जाएगा। अगर इसको हम लोग सीक्वेंस में नहीं जोड़ेंगे, पहले उसके ज़िंदगी के आखिरी के वाक़यात बताएंगे,
उसके बाद वो पैदा हुआ था उसकी बात की जा रही है, उसकी मैरिड लाइफ की बात की जा रही है, बाद में उसके पहले एजुकेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सीक्वेंस जब क्या होगा, सीक्वेंस जब यहाँ पे गोलमाल होगा तो सीक्वेंस में गोलमाल होने की वजह से हमारा समझ में हमको प्रॉब्लम होगी, स्टोरी को हम समझ नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं है, एक के बाद दिगर वो सीक्वेंस में लिंक नहीं है। तो जो सीक्वेंस हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो किस में आएगा, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आ जाएगा। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ कोई भी इवेंट्स को हम लोग एज अ एकेडमिक स्टैंडर्ड देखेंगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में टेस्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, Which of the following is not theoretical assumption of language and language learning, acquisition and learning की बात की जा रही है, तो not की बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, not a theoretical assumption है यहाँ पर। तो देखिए, language is acquired not through repetition but through reoccurrence। जो हमारी लैंग्वेज है हमको रिपीटेशन से हासिल नहीं होती बल्कि रिकरेंस से हासिल होती है। ये बात सही है। हम लोग ये बोलते कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो रिपीटेशन करने से हमको लैंग्वेज हासिल नहीं होगी भाई। रिकरेंस हम लोग उसका किस तरह इस्तेमाल में ला रहे हैं, उसको यूज़ किस तरह कर रहे हैं हम लोग, उसको यूज़फुलनेस या फिर रिकरेंस, कितना हमको वो लैंग्वेज को कहने का या इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, वो हो जाएगा हमारे लैंग्वेज एक्वायर करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है हमारा वो एक कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है। जो मदर टंग हो जाएगी हमारी, जो हमारी मदर लैंग्वेज हो जाएगी, उसको हम लोग एक्वायर करते हैं। एक्वायर करने का मतलब ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि हम लोग बिना क्या कहेंगे, हम लोग उस पर फोकस करें, हम लोग लैंग्वेज को खुद ब खुद एक्वायर करते हैं, तो ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस हो जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज लर्निंग जो है हमारी, वो हो जाएगा हमारा कॉन्शियस प्रोसेस। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में हमको यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन बोला, तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन जो है अनकॉन्शियस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे दूसरे हमारे, तो लैंग्वेज इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम विच गेट्स अनफोल्डेड इन ह्यूमन बींग्स। सही बात है, जो लैंग्वेज है वो एक बायोलॉजिकल हयातियाती निज़ाम है जो कि सिर्फ हमारे ह्यूमन बींग्स तक महदूद है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ नॉट फैसिलिटेटेड, language acquisition is facilitated not by learning linguistic facts such as vocabulary structures in isolation। अकेले में अगर हम लोग vocabulary structure facts की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लैंग्वेज हमको कोई मदद नहीं करेगी एक्विजिशन में। तो सही बात है, जब हम लोग इंटरेक्ट होंगे तभी हमको लैंग्वेज एक्विजिशन होगा। जब हम लोग आसपास के माहौल में, आसपास के लोगों से जब इंटरेक्शन करेंगे हम लोग, तभी जो है हम लोग अच्छे से लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं। इंसोलेशन मतलब अलहदा बैठकर हम जितना भी बट्टी मार लेंगे, जितने भी हम वोकैबुलरी याद कर लेंगे, जितना भी हम लोग सेंटेंस याद कर लेंगे, तब हमको लैंग्वेज एक्वायर नहीं होगी जब तक हम लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे लोगों के साथ। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो नॉट करेक्ट कौन सा है यहाँ पर, तो नॉट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। ये गलत हो जाएगा क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो कॉन्शियस प्रोसेस हो जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो अनकॉन्शियस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, चले हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स कहते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग सिंटैक्स के नाम से जानेंगे। तो देखिए, जब वर्ड फॉर्मेशन की बात आएगी, जब वर्ड के स्ट्रक्चर की बात आएगी, जब वर्ड के साख्त की बात आएगी, तो हम वहाँ पर मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। जब हम लोग वर्ड्स की बनावट, वर्ड्स की साख्त की बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पे मॉर्फोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ क्या कहेंगे गवर्निंग सिस्टम्स होते हैं लैंग्वेज के जो इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ डोमेन्स हो जाएंगे हमारे जो इम्पॉर्टेंट हैं। पहले है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी किसको कहेंगे हम लोग, फ़ोन से याद रखिए, फ़ोन का मतलब होता है साउंड के, ठीक है ना, यानी कि रूल ऑफ स्पीच, साउंड्स को हम लोग फोनोलॉजी कहते हैं। ऐसा एक शाख जहाँ पर हम लोग साउंड्स के बारे में मुतालिया करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोनोलॉजी कहेंगे। और फोनोलॉजी की जो क्या कहेंगे सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है फोनिम्स, इसको हम लोग फोनिंग कहते हैं। यानी कि एक साउंड की, एक वर्ड की छोटी से छोटी मीनिंगफुल जो साउंड हो जाएगा उसको हम लोग फोनिम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है भाई, द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि वर्ड कैसे बनते हैं, उसकी बनावट क्या है, उसकी साख्त कैसी है। अगर हम लोग इसका ये हम लोग मुतालिया कर रहे हो तो उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जो मॉर्फोलॉजी हो जाएगा उसके अंदर मीनिंगफुल जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मॉर्फिन। याद रखिए, मॉर्फिन जो है वो
साख्ती एतबार से स्ट्रक्चरली अगर मीनिंगफुल यूनिट पूछा आपको, अगर आपको ऐसा पूछता है समझिए, व्हाट इज़ दी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, तो जब हम लोग क्या कहेंगे, मॉर्फिन कहेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लैंग्वेज मॉर्फिन हो जाएगा। स्मॉलेस्ट साउंड बेस पर कौन सा हो जाएगा, फोनिम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सिंटैक्स किसको कहेंगे, द स्टडी ऑफ रूल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये एक सेंटेंस है। अब हम लोग सिंटैक्स में क्या करते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, यानी कि ये देखिए, ये है मेरा पहले सब्जेक्ट, ठीक है, टीचिंग करना हो जाएगा वर्ब, इंग्लिश जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो किस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच को किस तरह से अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ क्या कहेंगे हम लोग, पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, ताकि मीनिंगफुल चीज़ें हो। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँ, टीचिंग इंग्लिश आई एम, अगर ऐसा सेंटेंस बनाऊंगी तो ये ग्रामेटिकली तौर पर जो है गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। तो हमारा जो क्या कहेंगे, जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वो सही स्ट्रक्चर फॉलो करे, उसमें हम लोग सिंटैक्स को देखते हैं, यानी कि द रूल ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, लाइक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो सेंटेंस हो जाएंगे, पास्ट टेंस में हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट में कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के जो स्ट्रक्चर गवर्निंग है उसके हम लोग सिंटैक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस, ठीक है, ये सिंटैक्स में। अब सिमेंटिक्स क्या है भाई, तो सिमेंटिक्स में हम लोग मीनिंग पे बात करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज मीनिंग की हम लोग बात करेंगे सिमेंटिक्स में। द रूल्स रिलेटिंग टू द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज पे हम लोग सिमेंटिक्स में बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमको बताना है कि कोई पर्सन भाई वो गुजर गए, समवन, ठीक है, समवन XYZ इज डेड या डाइड, ठीक है, समवन XYZ इज डाइड। तो यहाँ पर हम लोग ये डाइड का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं, किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पंक्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पंक्चर का मतलब भी वही आता है, ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई क्या कहेंगे हम लोग, सेम एक जैसे दो मीनिंग वाले जो वर्ड हैं, अप्रोप्रिएटली हम लोग कौन सा बेटर वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन एक वर्ड है, देखिए, एक और वर्ड है लास्ट स्टॉप, दोनों का मतलब एक ही आता है, लेकिन सेंटेंस के लिहाज से हम लोग डेस्टिनेशन का इस्तेमाल करेंगे या फिर लास्ट स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो जो सेंटेंस है वो हमारा मीनिंगफुल बने। यहाँ पर हम लोग सिमेंटिक्स इसको कहेंगे, ठीक है। एक होता है प्रैग्मैटिज्म। प्रैग्मैटिक्स क्या है भाई, द रूल्स दैट अकर्स विद इन अ सोशल सिचुएशन, हम जिस तरह से कौन से सिचुएशन में हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे अल्फाज का इस्तेमाल करना। सोशली सिचुएशन, हम लोग जिस सिचुएशन में हैं, सोशली हम लोग जो बैकग्राउंड में हैं, जो माहौल में हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको कहेंगे कि ये स्टडी ऑफ प्रैग्मैटिक्स है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलें हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत टाइम ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हमारा, वर्ड फॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलें हम लोग आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये आज का देखेंगे हम लोग। तो द टाइटल ऑफ तेलंगाना स्टेट बोर्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी क्लासेस, जो हमारे प्राइमरी क्लासेस है भाई 1 to 5th प्राइमरी क्लासेस के लिए जो हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है तेलंगाना की, उसका टाइटल क्या है, मतलब बड़े अल्फाज में बुक का नाम नेम लिख कर आता, देखिए, तो वो नेम क्या है, उसका टाइटल क्या दिया गया है हमारे प्राइमरी टेक्स्ट बुक को इंग्लिश के। आवर वर्ल्ड थ्रू इंग्लिश, इंग्लिश वर्ल्ड, आवर वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, माई इंग्लिश वर्ल्ड। बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, माई इंग्लिश वर्ल्ड। तो अगर हम देखेंगे तो 1st to 5th प्राइमरी क्लासेस के लिए टेक्स्ट बुक का नाम दिया गया है माई इंग्लिश वर्ल्ड, ओके। और जब हम लोग 6 to 10th जाएंगे तो वहाँ पर जो है हमको इंग्लिश टेक्स्ट बुक का नेम दिया गया है आवर वर्ल्ड थ्रू इंग्लिश, ठीक है। आवर वर्ल्ड थ्रू इंग्लिश ये हायर क्लासेस के लिए है, ठीक है, ये अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए है।
और हमारे प्राइमरी के लिए माई इंग्लिश वर्ल्ड है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो बना आखिरी वाला, ये हमारे फ्रंट पेज से बना है। जो हमारा फ्रंट पेज हो जाएगा हमारे टेक्स्ट बुक का, वहाँ से क्वेश्चन बना है। तो टेक्स्ट बुक में कोई भी चीज़ जो है अननेसेसरी नहीं बोल सकते हम लोग चीज़, जहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तमाम की तमाम जो हो जाएंगे इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं ना, वो टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी जो है क्वेश्चन उठा के बना सकते। हाँ जी, तो थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट डाउन करके अपने फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलेंगे फिर हम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।